हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। इन ए वेल नोन इंसिडेंट, ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट ran out of fuel mid flight due to a mix up in units। एक बार एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जो है फ्यूल की कमी हो गई यूनिट्स के मिक्सअप की वजह से। द फ्लाइट नीडेड 22,000 kg फ्यूल इन टोटल, बट द ग्राउंड क्रू मिसकैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड। फ्लाइट को 22,300 kg इतने फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मिसकैलकुलेशन की वजह से, मिसकैलकुलेशन किस वजह से हुई? Since they used the density of fuel in pounds per liter rather than kilogram per liter। अब दो यूनिट्स होती हैं, पाउंड्स पर लीटर और किलोग्राम पर लीटर। तो क्रू ने क्या किया कि पाउंड्स पर लीटर में कैलकुलेट कर दिया, जबकि करना था किलोग्राम पर लीटर में कैलकुलेट। अब 1 पाउंड होता है 0.45 kg की, यानी जितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी उसका आधा के लगभग। द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल। 15,000 लीटर फ्यूल की कमी पड़ गई। एंड लकीली कुड ग्लाइड टू एन एमरजेंसी लैंडिंग। और लकी हम इस चीज में रहे कि एमरजेंसी लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन को जो है चोट नहीं पहुंची। विच डैमेज्ड द एयरक्राफ्ट दो देयर वर नो कैजुअलिटी। Pounds and kilogram are very different unit. Using standard unit SI everywhere, avoid conversion and error। इसीलिए हम हर जगह क्या है, SI यूनिट्स का यूज करते हैं ताकि मिस कैलकुलेशन ना हो इस तरह की, और उसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। SI यूनिट पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक जैसी रहती है। नेक्स्ट है, वाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। हम हर जगह किलोग्राम का यूज क्यों करते हैं? मेजर करने के लिए। व्हेन वी बाय राइस और वेजिटेबल्स वी एक्सपेक्ट ए किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर। जब भी हम सब्जी चावल कुछ भी खरीदते हैं तो हर जगह पे किलोग्राम का जो अमाउंट है वो सेम होगा। चाहे अगर हम इंडिया की बात करें, चाहे हम दिल्ली में चावल 1 किलो चावल खरीदें या हम केरला में जाके 1 किलो चावल खरीदें, दोनों जगह 1 kg क्या होगा, इक्वल होगा। इमेजिन द कंफ्यूजन इफ वी यूज्ड डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। अगर हम अलग अलग वेट यूज करें हर जगह तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। थैंकफुली मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नॉट लोकल ऑब्जेक्ट्स और ओपिनियंस। जो भी हम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती हैं, किसी भी लोकल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं होती। यानी पूरे ग्लोबली, यानी हर स्टेट में, हर कंट्री में वो जो है एक जैसी रहती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ साइंटिफिक रिजल्ट्स टू बी कंपेयर्ड एंड एंश्योर फेयरनेस इन डेली लाइफ एंड ट्रेड। स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करके हम जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे क्या है, ट्रेड में, व्यापार में और हमारी डेली लाइफ में जो कि हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता और ना ही कोई गलतियां होती हैं। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, मेजरमेंट्स रिफाइंड and ideas tested through experiments, we can organize our understanding of the world in a systematic way।
ऑब्जर्वेशंस को बार बार रिपीट किया जाता है और मेजरमेंट्स को रिफाइन करके और आइडियाज को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो इस तरह से हम जो है एक सिस्टमेटिक वे बनाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में चीजें एक जैसी रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स। हमें सेकेंडरी स्टेज में कई बार जो है अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, जैसे कि लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। इन टर्म्स का जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है साइंस में। फॉर एग्जाम्पल ए लॉ यूजुअली डिस्क्राइब्स ए रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर। लॉ का मतलब क्या है, एक रेगुलर पैटर्न जो कि हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशंस। और लॉ को हम जो है वर्ड्स में भी एक्सप्रेस करते हैं और मैथमेटिकल रिलेशन में भी। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन द बस स्टॉप सडनली। न्यूटन का जो मोशन का लॉ है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर एक बस अचानक से रुके तो हमें झटका क्यों लगता है। ए थ्योरी, अब थ्योरी का मतलब क्या है, ए थ्योरी गोज अ फर्दर स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज पैटर्न ऑकर। अब थ्योरी जो है लॉ से एक स्टेप फर्दर है। थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि झटका लगा तो क्यों लगा। थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन देती है, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। और थ्योरी बेस होती है एविडेंस जो हमने इकट्ठा किए हैं उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। जैसे एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल। Principles are broad ideas that helps us make sense in a given situation. प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आइडियाज हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर। मान लो हम सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं तो उसमें किस तरह से जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। जैसे एनर्जी की हमारी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जब हम सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। डू यू रिमेंबर दैट इन साइंस ए थ्योरी डज नॉट मीन ए गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया, इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। साइंस में कोई भी थ्योरी जो है वो सिर्फ एक गेस या किसी अनटेस्टेड आइडिया पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी तुक्का लगा दिया या कोई भी आइडिया है जो कि हमने टेस्ट ना किया हो उसको थ्योरी का नाम दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस किसी भी थ्योरी के पीछे एक एक्सप्लेनेशन होती है जो कि किस पे बेस्ड है, टेस्टिंग पे। हम उसको आइडिया को टेस्ट करते हैं पहले और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं। These ideas are always open to improvement and often change as new evidence become available. अगर हमारे पास कोई नया एविडेंस आ जाए तो हम इन आइडियाज में इम्प्रूवमेंट भी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक बार हमने आइडिया टेस्ट कर लिया और उसके बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना हो। अगर हमारे पास नया एविडेंस आया कुछ, अगर हमें कुछ नई बात पता चली, तो उसके बेस पे टेस्ट करके उस आइडिया में इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। दिस इज a की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल। इसी फीचर की वजह से साइंस क्या है, रिलायबल। रिलायबल यानी विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। वन ऑफ द मोस्ट remarkable strength of science is its ability to make predictions। एक साइंस की स्ट्रेंथ है कि हम इसमें क्या है, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। when laws, theory and models are well established, they allow us to anticipate what will happen under new or different conditions। हमारे पास लॉज हैं, थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, इनकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या नया और डिफरेंट, अगर कंडीशंस हमारे पास चेंज हो तो क्या नया और क्या डिफरेंट हो सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एंड इन मैनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, कई बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बिना ही जो है पुराने एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन चेंज हुई है तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन, वी कैन प्रेडिक्ट हाउ फार ए किक्ड फुटबॉल विल ट्रेवल। अगर हमें मोशन के लॉज पता है, हमें मोशन के बारे में पता है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने एक फुटबॉल को किक मारी तो वो कितनी दूर तक जो है वो जा सकती है। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हमें केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज है तो हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और हाउ सॉफ्ट ए बेक्ड ब्रेड वुड बी यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। बायो के जो प्रिंसिपल्स है, बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेस पे हम बता सकते हैं कि हम अगर कोई ब्रेड बना रहे हैं तो वो कितना, हम कितनी अमाउंट में हम उसमें जो है सब्सटेंस यूज करें ताकि वो जो है सॉफ्ट बन सके। वी कैन प्रेडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज वाइल रनिंग। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन रन कर रहा है तो उसके ब्रीदिंग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। रिमेंबर दैट दीज प्रेडिक्शंस आर नॉट गैसेस। ये प्रेडिक्शन कोई ऐसे ही गैस नहीं है। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। ये रीजन्ड एक्सपेक्टेशन है, इनके पीछे एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों हुआ, और जो कि एविडेंस और केयरफुल थिंकिंग पे बेस्ड है, जस्ट ऐसे ही तुक्का नहीं है। व्हेन प्रेडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज। जब प्रेडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच करते हैं, सपोज हमने प्रेडिक्ट किया कि फुटबॉल जो है इतनी दूर तक जाएगी, और फिर हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, ऑब्जर्वेशन किया, अगर प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच हो तो साइंस में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर प्रेडिक्शन
अगर प्रेडिक्शन मैच ना करे ऑब्जर्वेशन से तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दोबारा से री एग्जामिन करते हैं अपनी अजम्पशन को, अपने मॉडल को और मेजरमेंट्स को। In this way, prediction is a powerful tool that drives further exploration and a deeper understanding of the world. So prediction एक powerful tool है जिससे हम फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं, उनके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्शंस को कैसे चेक करेंगे। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। अब वर्षा ने अपनी फ्रेंड मेघना से कहा कि आज बारिश होगी क्योंकि क्लाउड्स जो है वो डार्क दिखाई दे रहे हैं। थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा। अब कुछ क्वेश्चन सोचो जो कि मेघना वर्षा से पूछ सकती है टू मेक दिस प्रेडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल, ताकि ये जो प्रेडिक्शन है वो साइंटिफिकली टेस्टेबल दिखाई दे, जस्ट एक गेस ना हो। गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न। साइंटिफिक क्वेश्चन वो होते हैं जो कि एविडेंस पे बेस्ड हो और पास्ट पैटर्न पे बेस्ड हो, क्या पहले अगर ऐसी सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था। Questions with simply yes no answers are usually not so useful. सिंपल क्वेश्चन जिनका आंसर yes no हो वो हमारे किसी काम के नहीं। मेघना could ask वर्षा questions like, मेघना वर्षा से क्वेश्चन पूछ सकती है जैसे what was the condition of sky when it rained the last time। जब पिछली बार बारिश हुई तो स्काई की कंडीशन कैसी थी। वट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज ह्यूमिडिटी कैसी है। ह्यूमिडिटी मीन्स हवा में नमी। वट इट अबव वाज इट अबव 80% द लास्ट टाइम इट रेन, क्या जब पिछली बार बारिश हुई तो क्या ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा थी। वट इज टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है। इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन, क्या टेम्परेचर कम हो रहा है जैसे कि अभी बारिश हुई, पहले बारिश हुई उससे पहले हुआ था। क्वेश्चन लाइक दीज आस्क अबाउट मेजरेबल डाटा एंड पास्ट पैटर्न, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मेजरेबल डाटा पे बेस है, ऐसा डाटा जो कि हम मेजर करके बता सकते हैं, और पास्ट पैटर्न यानी पहले भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा हुआ था। विच गो बियॉन्ड मियर क्लाउड्स लुक डार्क, सिर्फ एक सिचुएशन जैसे कि क्लाउड डार्क दिखाई दे रहे हैं इसलिए बारिश होगी, इस पे बेस्ड नहीं है, डाटा पे बेस्ड है और पिछले पैटर्न्स पे बेस्ड है। Why do weather forecast sometimes go wrong? वेदर फोरकास्ट यानी आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरह के जो फोरकास्ट हैं वो कई बार जो है वो गलत हो जाते, क्यों। वेदर का मतलब क्या है, डे टू डे चेंजेस, मौसम में दिन बर दिन जो परिवर्तन होते हैं उसे बोलते हैं वेदर। Weather depends on many changing factors such as temperature, pressure, humidity and wind. वेदर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर कितना रहेगा, प्रेशर में चेंजेस आते हैं या ह्यूमिडिटी या विंड, इनमें से किसी में भी चेंजेस आते हैं तो वेदर जो है वो चेंज हो सकती है। वेदर फोरकास्ट यूज मेजरमेंट्स एंड मॉडल्स, वेदर फोरकास्ट जो है मेजरमेंट्स का यूज करते हैं और मॉडल्स का यूज करते हैं, बट वेरी टाइनी डिफरेंसेस इन कंडीशंस कैन ग्रो ओवर टाइम
एंड लेड टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड, इनमें अगर थोड़ा भी डिफरेंस होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। दैट इज वाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर फ्यू आवर्स और इवन ए फ्यू डेज बट लेस सर्टेन फर्दर इनटू द फ्यूचर। इसीलिए वेदर फोरकास्ट लंबे समय के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड में जो है चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेदर चेंज होता रहता है। इवन द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरीज हैव लिमिट्स एंड मे फेल when new conditions are explored or when measurements become more precise। जो बड़ी बड़ी सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरी है उनमें भी कुछ कमियां होती हैं और वो भी कई बार क्या हो जाती है, फेल हो जाती हैं जब नई कंडीशंस आती हैं हमारे पास। सच फेलियर्स आर नॉट अ वीकनेस ऑफ साइंस। ऐसे फेलियर्स जो है वो साइंस की वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है, क्योंकि साइंस में हम जो है अगर हमारे पास नई कंडीशंस आई तो उसके बेस पे हम न्यू थ्योरी लेके आ सकते हैं। साइंस इज ओपन, in fact they are its greatest strength। when predictions do not match observation, scientists do not reject ideas based on opinion or belief but only on evidence। अगर प्रेडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहे, जो हमने प्रेडिक्ट किया वो मैच नहीं कर रहा ऑब्जर्वेशन से, तो साइंटिस्ट ऐसे ही ओपिनियन या बिलीफ के बेस पे रिजेक्ट नहीं करते आइडियाज को। साइंटिस्ट किस बेस पे करते हैं, एविडेंस देखते हैं और एविडेंस के बेस पे उसको रिजेक्ट करते हैं। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी साइंटिस्ट ने दे दी और उसमें हम कोई चेंज ना कर सके। हर साइंटिफिक थ्योरी जो है उस पे क्वेश्चन किया जा सकता है और आगे अगर जैसी जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है। दिस ओपननेस टू बीइंग करेक्टेड बाय नेचर itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in। तो साइंस की ये जो ओपननेस है जिसमें हम जो है थ्योरी को चेंज कर सकते हैं, तो ये हमें अलाउ करती है कि हम वर्ल्ड को और ज्यादा डीपली और एक्सप्लोर करें और उसको समझें। चेकिंग वायरल claims on social media, is eating food harmful during an eclipse। कोई एक्लिप्स होता है यानी ग्रहण होता है, तो उस टाइम पे खाना हार्मफुल है क्या, क्या हमें उस टाइम पे खाना नहीं चाहिए। ए कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम इज दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल। एक ऐसा माना गया है, मिथ है कि ग्रहण के टाइम पे, एक्लिप्स के टाइम पे जो खाना है वो खराब हो जाता है और इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। दिस प्रूफ कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। एन एक्लिप्स इज जस्ट ए प्ले ऑफ शेडोज। एक्लिप्स क्या है, एक शेडो, परछाई का एक खेल है। व्हाट फिजिकल चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। एक्लिप्स के टाइम पे क्या फिजिकल चेंज होता है। डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, क्या एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है। डज फूड गो बैड इफ इट इज लेफ्ट इन ए शेडो। एक्लिप्स एक प्ले ऑफ शेडो है और अगर हम मान लो परछाई में, शेडो में अगर कोई चीज छोड़ दें, फूड छोड़ दें, तो क्या वो खराब हो जाता है। You will conclude that no physical, chemical or biological mechanism supports such claim।
तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर से पता चलेगा कि ना तो कोई फिजिकल चेंज, ना ही कोई केमिकल चेंज और ना ही कोई बायोलॉजिकल चेंज होता है जो कि हमें जिससे हम ये कह सकें कि एक्लिप्स के टाइम पे फूड खराब हो जाता है। तो ये एक क्या है, कंप्लीटली एक मिथ है। As you continue your journey through science in grade 9, 10, you will gradually develop habits of thinking that are useful far beyond the classroom. तो 9th और 10th में आपको जो है कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप होंगी सोचने की, ऐसे क्वेश्चंस सोचने की जो कि आपको डेली लाइफ में क्लासरूम के बाहर भी जो है हेल्प करेंगे। A helpful strategy is to first understand the situation being studied, then identify the quantities that matter, and finally make a rough estimate to check whether an answer makes sense. हम क्या करेंगे, सिचुएशन को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या क्वांटिटीज मैटर कर रही हैं और एक रफ एस्टिमेट लगाएंगे जिससे हमें आंसर पता लग सके। एग्जैक्ट वैल्यूज आर ऑफन नॉट ऑलवेज नेसेसरी, एस्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं होती। ऑफन एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ टू टेल अस वेदर रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। हम जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी रिजल्ट जो है वो रीजनेबल है या नहीं। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स यू बिल्ड इंट्यूशन, डिटेक्ट एरर्स एंड डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर थिंकिंग। एस्टिमेट से हमारे अंदर इंट्यूशन डेवलप होता है, हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे क्या होगा, हमारे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। Science values careful reasoning perhaps much more than accurate calculation. साइंस में रीजनिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है एक्यूरेट कैलकुलेशंस की बजाय। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एस्टिमेट से हम कैसे एस्टिमेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशन की बजाय। हाउ मच राइस वुड फीड ए फैमिली ऑफ 4 फॉर ए मंथ। एक फैमिली में 4 पर्सन हैं तो उनको एक महीने में कितने चावल की रिक्वायरमेंट होगी। टू मेक ए रफ एस्टिमेट एज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरी नीड्स कम फ्रॉम राइस अलोन। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ चावल खा रहे हैं और चावल से ही उन्हें जितनी कैलोरी उनको चाहिए वो उन्हें लेनी है। एन एवरेज अडल्ट नीड्स अबाउट 2000 टू 2500 किलो कैलोरी। एक एवरेज अडल्ट को 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम of uncooked rice provides when cooked and used. This is to estimate the daily requirement for the family. तो हम ये पता लगाएंगे पहले कि 100 ग्राम अनकुक्ड चावल में कितनी कैलोरी है और कुक 100 ग्राम जो है चावल अगर हम उसको पकाएं तो उसमें कितनी कैलोरी है और उससे हमारी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी होगी। द एम इज नॉट टू गेट द एग्जैक्ट नंबर। हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं, बट टू चेक वेदर द आंसर मेक्स सेंस एज 100 ग्राम फॉर ए मंथ इज क्लियरली टू लिटिल। लेकिन 100 ग्राम चावल एक महीने के लिए बहुत कम है। किसी पर्सन को 100 ग्राम चावल दिया जाए और उसको बोला जाए एक महीने खाना है तो पता चल रहा है कि ये बहुत ही कम है। वाइल अ फ्यू टन्स, लेकिन अगर कुछ टन दिया जाए
एक टन में कितने होते हैं? 100 किलो। अगर 100 किलो चावल दे दिया जाए एक महीने के लिए तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सच एस्टिमेशन हेल्प्स कनेक्ट साइंस टू एवरीडे क्वेश्चंस अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज। तो ऐसे इस तरह से एस्टिमेट करके हम जो है पता लगा सकते हैं डेली लाइफ क्वेश्चंस के बारे में कि कितना फूड चाहिए। ना तो हम 100 ग्राम दे सकते, 100 ग्राम बहुत कम है, और कुछ टन, फ्यू टन्स बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। एंड शोज वाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज एन इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा? अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। हम अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, एक पर्सन जो है इतने चावल खा सकता है, इतने चावल से उसे इतनी कैलोरी मिल जाएंगी, तो अप्रोक्सीमेट जो है मंथली 4 की फैमिली के लिए इतना चावल चाहिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एस्टिमेट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीद इन वन डे। एक दिन में आप कितने लीटर एयर लेते हो सांस लेते टाइम? स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक मिनट में हम कितने सांस ले रहे हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ, और एक सांस का वॉल्यूम कितना है। योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर। तो हमारा एम एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं, बट एक रीजनेबल एस्टिमेट, एक रीजनेबल एस्टिमेट हमें मिल जाए कि हाँ, हम इतने लीटर ऑफ एयर जो है एक दिन में ले सकते हैं। एट रेस्ट वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रेथ्स ए मिनट। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हम 12 से लेकर 15 सांसें जो हैं एक मिनट में लेते हैं। एंड देयर आर 60 मल्टीप्लाइड 24 इज इक्वल टू 1440 मिनट्स इन ए डे। अब देखो, एक मिनट में हम 12 से 15 सांसें ले रहे हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? वन डे 24 आवर्स, और 1 आवर में मिनट कितनी होंगी? 60 मिनट। तो वन डे में हम मिनट कैलकुलेट करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा? 1440 मिनट्स। एक दिन में इतने मिनट होंगी। सो वी टेक रफली 18 to 22,000 breaths, about 20,000 breaths a day। अब एक मिनट में ले रहे हैं हम 12 से 15 ब्रेथ। तो इतने 1440 मिनट में हम ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 18 से 22,000 ब्रेथ्स हम ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि एक दिन में हम कितनी 20,000 सांसें ले रहे हैं। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ। अब हम पता करेंगे कि एक सांस में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं। हमने सांसें पता कर ली, 20,000 सांसें हैं। अब एक सांस में हम कितनी एयर जो है ले रहे हैं। वन वे टू एस्टिमेट दिस इज टू थिंक दैट इट टेक्स अबाउट 4 to 5 breaths टू फिल ए टिपिकल रबर पार्टी बलून। एक गुब्बारा फुलाने के लिए हम 4-5 बार सांसें लेते हैं, विच वैन इन्फ्लेटेड हैज ए वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर, जिससे उस गुब्बारे में 2 लीटर के अप्रोक्स जो है एयर जाती है। तो यानी 4-5 सांसों में 2 लीटर एयर जा रही है।
तो एक सांस में कितनी 0.5 लीटर। अब हम कितनी सांसें ले रहे हैं 20,000। एक सांस में 0.5 यानी आधा लीटर है, तो 20,000 सांसों में कितनी होगी, 20,000 का हाफ कर देंगे हम तो कितनी होगी 10,000 लीटर एयर। 20,000 ब्रेथ में 10,000 लीटर होगी। नाउ इट इज हार्ड टू सी इफ दिस एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट। तो अब हम जो है देखेंगे कि क्या ये एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट। बट इफ वी गो बैक टू अवर balloon example, one could blow up a balloon in about 20 seconds, so maybe we could fill 3 balloons a minute। तो एग्जैक्ट जब कैलकुलेट किया तो 1 मिनट में 3 बैलून हम फुला सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 3 बैलून्स पर मिनट, और 1 मिनट में हमने कैलकुलेट किया था मिनट्स कितनी थी 1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स पर डे थी। और एक बार फुलाने पे कितना लीटर जा रहा था 2 लीटर। तो 2 लीटर पर बैलून हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने पे कितनी वैल्यू आएगी 8,640 लीटर। और हमने क्या कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट क्या लगाया था 10,000, विच फॉर एस्टिमेशन purposes is reasonably close to our earlier estimate। तो ये जो हमने एस्टिमेट किया था 10,000 उसके बहुत ही क्लोज है। Naturally we would get extremely tired very quickly after blowing balloons non-stop, unlike normal restful breathing। सो अगर हम नॉन स्टॉप गुब्बारे फुलाते रहे तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उससे ज्यादा क्विकली हम क्या है सांस लेंगे। आफ्टर ग्रेड 10, if you decide to study science, it will be divided into branches like physics, chemistry, biology and earth science। अगर 10th के बाद यानी 11th-12th क्लास में आप साइंस पढ़ते हो तो वहां पे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी साइंस। 4 ब्रांचेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस। एंड इवन इन ग्रेड 9 and 10 chapters, you will focus on some of these areas। We have highlighted some of the exciting things you may learn about in the next level up boxes। However, do remember that natural world does not have any such boundaries। जिस तरह ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है डिवाइड कर दिया है साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस में। नेचुरल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी ऐसी डिविजन्स नहीं है। दीज डिविजन्स आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन डिविजन्स से हमें सिर्फ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प होती है। Most of the real world problems today, such as understanding climate change, आज के टाइम की जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, डेवलपिंग मेडिसिन्स, नई नई मेडिसिन्स डेवलप हो रही हैं, डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी,
डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं। रिक्वायर आइडियाज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स पे बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीन हम बना रहे हैं वो सिर्फ फिजिक्स पे बेस्ड होगी। इसमें जो है साइंस की सभी अलग दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथ्स, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। साइंस जो है मैथ्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और सोशल साइंस यानी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ भी कनेक्ट होती है। To make sense of the world fully, we need to connect multiple ways of knowing and expressing ideas. तो वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक हम जो है आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। चूज ए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, maybe a pressure cooker or a mobile phone or a problem, maybe a traffic jam near your school। ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, कोई प्रेशर कुकर ले लो या कोई फोन या फिर ट्रैफिक जाम। मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथ्स आर इन्वॉल्व। और फिर हम देखेंगे कि इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मैथ्स के कौन कौन से आइडियाज जो हैं इन्वॉल्व है। Show how at least two branches of science connect with your example। और हमें देखना है कि साइंस की दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस एक सिचुएशन में कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मास्क, हाउ डज ए मास्क रियली वर्क, मास्क जो है वो कैसे काम करता है। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक के टाइम पे वी ऑल यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी, हम सभी ने मास्क लगाए थे। अंडरस्टैंडिंग हाउ ए मास्क वर्क रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स। तो मास्क कैसे काम करता है उसके लिए किसके कंसेप्ट चाहिए, हमें फिजिक्स की ब्रांच से कंसेप्ट चाहिए, जैसे पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल होगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फाइबर्स, पॉलीमर फाइबर्स जिससे कि मास्क बना हुआ है जिस मटेरियल से, उसकी प्रॉपर्टीज, ये कौन सी ब्रांच से हो गया, केमिस्ट्री से हो गया। बायोलॉजी, साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, वायरस का जो साइज है और बिहेवियर वो कौन सी ब्रांच से हो गया, बायोलॉजी से। अब इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स, मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी यानी वायरस जो है वो फिल्टर करके जा सकता है या नहीं जा सकता, ये कौन सा मैथ्स का कंसेप्ट हो गया। फाइनली एज वी हैव मेंशन्ड, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि फिजिक्स के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है मास्क में, केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी हैं और मैथ्स के भी हैं। As we have mentioned in every textbook, science is not just a collection of facts, equation और experiment। साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन या इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी shaped by curiosity, creativity, collaboration and careful questioning। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें क्यूरियोसिटी है, सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि ये चीज ऐसी क्यों है। क्रिएटिविटी भी इंक्लूड है, कोलैबोरेशन, एक ब्रांच साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस में कोलैबोरेशन हो, और केयरफुल क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है,
It grows as people ask question, test ideas, share results and learn from mistake. और ये चीज बढ़ती है कैसे? जब पीपल एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे सीखते भी हैं. साइंस डेवलप्स ओवर टाइम through the work of many individuals across different cultures and generation. साइंस जो है टाइम के साथ जो है वो डेवलप होती गई, अलग अलग कल्चर से अलग अलग जनरेशन आई, उन्होंने अलग अलग काम किया, तो इस तरह से साइंस डेवलप होती गई. Even if you do not choose to study science beyond grade 10, scientific thinking will be very important in whatever you do. अगर आप 10th के बाद साइंस ना भी पढ़ोगे, आपने कोई और फील्ड चूज करना है, फिर भी साइंटिफिक थिंकिंग जो है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड the technology that surrounds you and helps you evaluate information critically and make sense of the world you live in. साइंस हमें हेल्प करती है हम अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करें, जाने, हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसके बारे में जाने. As you begin this stage of exploration, science invites you not only to learn about the world but also to learn how we are trying to understand it. सिर्फ हम वर्ल्ड के बारे में सीख नहीं रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं. Embark on your journey of discovery, looking carefully through the magnifying glass of evidence and guided by compass of curiosity. तो हम अपनी इस जर्नी को जारी रखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस के थ्रू, यानी हम चीजों को देखेंगे, ये चीजें ऐसे क्यों हो रही है, एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर क्यूरियोसिटी और जगाएंगे. सो हैप्पी एक्सप्लोरिंग. सो सेकेंडरी साइंस यानी 9th और 10th क्लास में हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे. तो ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.